हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे? मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो बच्चे आ जाइए आज के सेशन के अंदर। आज का जो सेशन हमारा है आप सभी के सामने। तो आज हम अपनी इस अगली यूनिट की प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। कुछ क्वेश्चंस आप सभी के सामने लेके आया हूँ। कंसेप्ट आप लोग पढ़ चुके होंगे, नहीं पढ़े हैं तो जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हैं अपने बैच के अंदर उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारी बात है, इस बात के अंतर्गत हमें पढ़ना क्या है सर? यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज़ अपने इवोल्यूशन या बिहेवियर या हमारे इवोल्यूशन विकास के बारे में जो थ्योरी अलग-अलग दी गई है। देखो, पहला क्वेश्चन देखिए आप, कार्बनिक जस्ट अ सेकंड। यस। कार्बनिक मोनोमर की उत्पत्ति, ऑर्गेनिक मोनोमर पृथ्वी के आरंभिक वायुमंडल के एक एनर्जी सोर्स से युक्त होने पर हुई। इस परिकल्पना को 1920 के दशक में किसने प्रस्तावित किया? यानी ऑर्गेनिक मोनोमर्स ओरिजिनेटेड व्हेन अर्थ अर्ली एटमॉस्फेयर वाज प्रोवाइडेड विद एन एनर्जी सोर्स। बोला भाई देखो, हमारी बॉडी बनी हुई है, जंतुओं की बनी हुई है। तो ये जो बॉडी, ये जो शरीर बना हुआ है ना, इसके पीछे क्या है? बहुत सारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, बहुत सारे कार्बनिक पदार्थ। और ये कार्बनिक पदार्थों की उत्पत्ति कैसे हुई? जब अर्थ का अर्ली एटमॉस्फेयर का डेवलपमेंट हो रहा था तो अर्थ ने उस समय पे एक एनर्जी का सोर्स प्रोवाइड करवाया, तब ये बने। तो ये किसने दिया था भाई? देखो, ये थ्योरी दी थी आपको ओपेरिन और हाल्डेन ने। वैसे है क्या इसमें? ओपेरिन और हाल्डन ने स्वतंत्र रूप से प्रस्ताव दिया कि जीवन का पहला जो रूप है, वो पहले से मौजूद जो आपका निर्जीव कार्बनिक मॉलिक्यूल है ना, जैसे आरएनए, प्रोटीन, इनसे आया होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो आपकी प्रिमिटिव कंडीशन थी, जैसे हाई टेम्परेचर, ज्वालामुखी तूफान और आपके कम गैसों वाला एटमॉस्फेयर, ये सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक विकास में मदद करी। और इससे चल के फिर आगे के चल के सारे ऑर्गेनिजम्स इन्हीं कार्बनिक मटेरियल से बने हैं, ऐसा इन्होंने बताया। दूसरा क्वेश्चन है, पहली बार किसने ये आपका एक्सपेरिमेंटल बेस पे बताया कि नया जीवन पहले से उपस्थित जीवन से ही आया है? ये थ्योरी है कुछ हमारे इवोल्यूशन के विषय में। ये किसने बात बताई थी भाई? तो ये आपका एफ रेड्डी, याद रखना। ये आपके फ्रांसिस्को रेड्डी एक आपके इतालवी चिकित्सक थे। इन्होंने 1667 में स्वतः जनन का सिद्धांत यानी अबायोजेनिसिस को चुनौती दी को देते हुए इन्होंने एक प्रसिद्ध प्रयोग किया और उन्होंने मांस के टुकड़ों को अलग-अलग जारों में रखा, कैबिन में रखा। कुछ खुले थे और कुछ ढके थे। उन्होंने देखा कि केवल खुले जारों में ही मक्खियों के लार्वा विकसित हुए, जिससे ये सिद्ध हुआ कि जीवन स्वतः उत्पन्न नहीं होता, बल्कि पहले से मौजूद जो जीवन है, उन्हीं से आता है। समझ गए? जैसे पहले भी कहते थे ना, हम आप भी देखो पहले घरों में ऐसा कहते थे कि भाई जहाँ पर ये जैसे हम पशुओं के लिए चारा रखते हैं, जहाँ पशुओं के लिए चारा रखते हैं, वहाँ पे चूहे ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ पर स्नेक्स वगैरह हो जाते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई जहाँ पर ये मिट्टी वगैरह, ये चारा वगैरह रखते हैं ना, वहाँ पे अपने आप से ये जीव बन जाते हैं। बनते नहीं हैं। इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया भाई वहाँ पे पहले से कोई ना कोई एग, कोई ना कोई अंडे होंगे, वो किसी माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह लाए गए होंगे, तब उनका विकास होता है। यही थ्योरी थी जो एफ रेड्डी ने आपको बताया। 1953 में स्टैनले मिलर ने अमीनो एसिड के सिंथेसिस से संबंधित अपने परीक्षण में इन गैसीय मिश्रण का प्रायोगिक किया। मतलब अमीनो एसिड मतलब जिससे आगे चल के प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन फिर आगे चल के हमारे अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनने में सहायता करता है। तो अमीनो एसिड सिंथेसिस में कौन सी गैस है जो हर एटमॉस्फेयर में शुरुआती कंडीशन में अवेलेबल थी, जिनका योगदान होता है, ये इन्होंने मेरे भाई बताया आपको। तो गैसों के नाम याद रखना, ये आपके मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन, ये इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था, उसके अंदर बताया था इन्होंने। मिलर द्वारा जीवन की उत्पत्ति की समस्या को हल करने के लिए किस मिक्सचर का उपयोग किया जाता है मेरे भाई? फिर से वही बात आ गई। तो मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन और जल, दैट्स इट। मिलर ने एक प्रयोग में निम्नलिखित मिश्रणों में से किस एक सरल अमीनो एसिड के संश्लेषण किया था? बताइए, किस मिक्सचर से इन्होंने अमीनो एसिड का सिंथेसिस किया था? तो भाई फिर से क्वेश्चन वही है, बस ऑप्शन अलग-अलग आए हैं और ये सारे क्वेश्चन वो आपको बता रहा हूँ मैं, जो एग्ज़ाम के अंदर पहले आ चुके हैं। लेकिन अलग-अलग तरह से आए हैं, ज़्यादा बार आए हैं, तो मैंने भी आपको सारे क्वेश्चन्स आप सभी के सामने रखे हैं। अब जिस बच्चे को जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करनी हो, बचे हुए समय में एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो पढ़ना चाहता हो, तो ये कंप्लीट बैच आपको ऐप पे मिलेगा बच्चे। और एमपी सेट के लिए अलग से कंप्लीट बैच मिलेगा, छत्तीसगढ़ सेट के लिए अलग से मिलेगा। राजस्थान सेट के अलग से बच्चे आप तैयारी कर सकते हो और ये बुक है, ये सेट वाले बच्चों के लिए, किसी भी राज्य का बच्चा हो, ये बुक एक आपकी महासंग्राम आपके जीवन में ला सकती है। और ये जूलॉजी की बुक है बच्चे, एमसीक्यू, ये दोनों बुक है ओनली एमसीक्यू के लिए हैं। अब देखो,
व्यापक रूप से स्वीकार किया गया सिद्धांत के अनुसार जीवन की उत्पत्ति पहले से पृथ्वी का वायुमंडल किसके मिश्रण से मिलकर बना था? फिर से वही क्वेश्चन देखो अलग तरह से आ रहा है। जल वाष्प, हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, मतलब पहले अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर था उसमें ये गैसें थी। इन्हीं गैसों से आगे चल के फिर जीवन की उत्पत्ति में सहायता मिली। वही क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को मिल रहा है। अब एक केमिकल इवोल्यूशन यानी रासायनिक विकास के परिणाम स्वरूप जीवन की उत्पत्ति को विस्तार से किसके द्वारा समझाया गया? मतलब किसने सिद्धांत दिया? केमिकल इवोल्यूशन का सिद्धांत किसने दिया हमारे जीवन की उत्पत्ति से संबंधित? तो मेरे भाई ओपेरिन ने दिया था। ओपेरिन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ लाइफ में रासायनिक विकास के सिद्धांत को विस्तार से प्रतिपादित किया। उन्होंने समझाया कि जीवन का विकास एक आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि ये सिंपल तरीके से जो सिंपल इनऑर्गेनिक पदार्थ हैं, वो उन्होंने कन्वर्ट होकर के कुछ कार्बनिक मॉलिक्यूल बने और वही कार्बनिक मॉलिक्यूल से जो केमिकल बने उन्हीं से हमारे जीवों की शरीर की उत्पत्ति हुई है। जीवाश्म संग्रहित है अथवा जीवाश्म पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? सेडिमेंट्री चट्टानों के अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं, मतलब जीवों के अंश से, जीवों के डेड बॉडीज से बने हुए जो लंबे समय के बाद में अंश हैं, सेडिमेंट्री में पाए जाते हैं। पेट्रिफिकेशन, इम्प्रेशन और कंप्रेशन किस चीज़ के प्रकार हैं मेरे भाई? ये सारे के सारे जीवाश्मों के प्रकार हैं। ये जो अब देखो सभी जीवाश्मीकरण की विभिन्न विधियाँ प्रकार होते हैं। पेट्रिफिकेशन में जीव के कार्बनिक पदार्थ धीरे-धीरे खनिजों के द्वारा बदल दिए जाते हैं जिससे वो पत्थर बन जाते हैं। इम्प्रेशन केवल जीव की बाहरी आकृति की छाप होती है जो मिट्टी के सख्त होने पर बच जाती है, जैसे पत्ते या पैर के निशान। कंप्रेशन में जीव का शरीर उच्च दबाव के कारण एक पतली सी कार्बन की लेयर बन जाता है और चपटा हो जाता है। तीनों बातें ये संबंधित हैं। आर्कियोप्टेरिक्स जो ऑर्गेनिज्म है, उनका जीवाश्म किसने खोजा था मेरे भाई? तो उनका जीवाश्म खोजा था एंड्रियास वेगनर के द्वारा खोजा गया था। और आर्कियोप्टेरिक्स क्या होते हैं? ये ना तो बर्ड्स हैं, ना ही रेप्टाइल हैं, इन दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है, दोनों ही बीच का एक ऑर्गेनिज्म समझा जाता है। किसी चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु निर्धारित करी जाती है, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? उसके लिए होता है आपका विकिरण मिति काल निर्धारण के द्वारा। चट्टान और जीवाश्म की सटीक आयु जानने के लिए विकिरण मिति या रेडियोमेट्रिक डेटिंग सबसे विश्वसनीय आधुनिक तकनीक है। ये चट्टानों में मौजूद जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होते हैं ना, वो कितने नष्ट हो चुके हैं उसके आधार पे हम लोग अर्थ की या चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चे, निम्नलिखित में से किस एक में सभी समजात अंग शामिल हैं? मतलब सब इनमें से देखो पहले समजात अंग समझना पड़ेगा आपको। भाई जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं ना, जैसे इनके अग्रपद समजात अंगों का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। मेंढक, पक्षी, खरगोश तीनों ही कशेरुकी हैं और इनके अग्रपद की जो हड्डियों का ढांचा है जैसे ह्यूमरस का, रेडियस का, अल्ना का, कार्पल्स का, ये मौलिक रूप से सबका सेम है। तो ये समानता उनके साझा पूर्वजों की ओर संकेत करती है। इसलिए विकल्प सी और डी में जो दिए गए हैं पंख वो हैं, वो आपका समवर्ती हो सकते हैं क्योंकि तितली के पंख काइटिन के बने हैं, जबकि पक्षियों के पंख हड्डियों और हड्डियों के बने हुए हैं। तो समजात अंगों का ये समूह आपका प्रमाणित करता है कि कार्य की भिन्नता के बावजूद उनकी शारीरिक संरचना आपकी एक समान है। यानी समजात का मतलब है, आप क्या समझे मेरे भाई यहाँ पे कि काम अलग-अलग हैं, लेकिन उनकी शारीरिक संरचना एक समान है। ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियस सर्वश्रेष्ठ एग्जाम्पल है किसका? किसका एग्जाम्पल है? देखो भाई एडेप्टिव रेडिएशन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक ही पूर्वज प्रजाति से शुरू होकर विभिन्न अलग-अलग जगह पे जीव फैल जाते हैं और भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से अलग-अलग आवासों में रहने लगते हैं। अलग प्रकार से उनका विकास होता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सोपियल हैं जैसे कंगारू हो गए, कोआला हो गया, है ना, तस्मानियन वुल्फ हो गया, इनका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। करोड़ों साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अलग होने के बाद वहाँ मौजूद एक आदिम मार्सुपियल पूर्वज से ही अनेक प्रकार के मार्सुपियल विकसित हुए, जो भोजन और आवास की तलाश में अलग-अलग रूपों में ढल गए और डार्विन की फिंचेस के समान ही विकास का एक अद्भुत प्रमाण देख सकते हो। फिर अब बच्चे अगला क्वेश्चन, असंबद्ध समूह के प्राणियों का परिवर्धन जो समान वातावरण के अनुकूलन के लिए समानांतर होता है क्या कहलाता है? समझिए मेरे भाई, जब अलग-अलग समूह के जीव एक ही प्रकार के पर्यावरण की परिस्थितियों में आपके अनुकूलित होने के लिए समान शारीरिक लक्षण को विकसित कर लेते हैं तो इसको अनुकूली समाभिरुपता कहा जाता है या एडेप्टिव कवरेज के नाम से इसको जाना जाएगा। फिर कुछ जातियों में पाए जाने वाले समजात अंगों का कार्य स्पष्ट नहीं होता। ये क्या कहलाते हैं? तो इसको क्या कहा जाएगा? इनको कहते हैं मेरे भाई अवशेषी अंग। अवशेषी अंग या वेस्टिजियल ऑर्गन वे स्ट्रक्चर होती है जो जीव के शरीर में मौजूद तो होती है लेकिन वो कोई स्पष्ट काम नहीं होता। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी अपेंडिक्स होती है ना? अपेंडिक्स होती है। किसी समय पे काम रहा होगा, आज उसका काम नहीं है, तो हम उसको वेस्टिजियल ऑर्गन बोल सकते हैं। तो बच्चे इनको आप आराम से पढ़िएगा। मैंने क्वेश्चन्स आप सभी के सामने से गुज़ार दिए। अब इसके बाद में फिर हम और भी नई-नई सीरीज़ में क्वेश्चन्स प्रैक्टिस लगाएँगे। अब एक बार ये जो सीरीज़ थी, यहाँ पर आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना था कि आपने जो कांसेप्ट पढ़ा है, उसको लागू कैसे करना है, प्रैक्टिस एग्ज़ाम में क्वेश्चन करते हो तो कैसे रिलेटेड क्वेश्चन्स बनते हैं। तो मिलते हैं बच्चे फिर अगले सेशन के अंदर। जय हिंद।